ये आप ही सिर्फ बाउंसर नहीं डाल सकते, हम भी बाउंसर डाल सकते हैं। मेरे तो उन्होंने मुझे जीवनदान दिया, तो उन्होंने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया, मेरे कंधे पे हाथ लगे, ओ लेट मी टच यू फॉर लक। द ग्रेट सुनील गावस्कर। हालांकि आप सनी भाई खुद बहुत सारे लोगों के फेवरेट हैं। आपने किताब भी लिखी थी आइडल्स, जिसमें आपने अपने 32 फेवरेट प्लेयर्स, 32 आइडल्स के बारे में एक चैप्टर लिखा था। लेकिन आज आपको एक फेवरेट प्लेयर चुनना है, एक वो ऐसा इंसान जो क्रिकेट के मैदान में आपका फेवरेट हुआ करता था। बड़ा आसान जवाब है मेरा, और क्योंकि जैसा आपने कहा मैंने किताब लिखी थी, उसमें जो 32 मेरे आइडल्स थे उनके बारे में बहुत कुछ लिखा था। पर अगर एक ही को चुनना है तो एक बंदा है, वो है सर गारफील्ड सोबर्स। उनके जैसा कोई मैंने क्रिकेटर पहले नहीं देखा था। मतलब जब मैं बच्चा था, बचपन में आपके बड़े सारे हीरोज बनते हैं, पर और फिर उसके बाद में आप खेलते तो आपके साथ जो खेलते आपके अगेंस्ट खेलते तो वो भी आपके हीरोज बन जाते हैं, और इसलिए तो वो किताब लिखी थी मैंने। पर गैरी सोबर्स जैसा कोई क्रिकेटर मैंने कभी देखा नहीं है। बहुत सारे बढ़िया क्रिकेटर्स देखे हैं, पर गैरी सोबर्स उनके जैसा कोई। अच्छा सर भाई, मैं वैसे कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे लगा कि रोहन जय विश्वा, ये सारे लोगों को मालूम है कि आपने रोहन का नाम जो था, अपने बेटे का नाम रोहन जय विश्वा, मतलब रोहन कन्हाई, एमएल जयसिम्हा और गुंडप्पा विश्वनाथ पर रखा। तो मुझे लगा शायद उन तीनों में से आप किसी एक की बात करेंगे। नहीं, उनके बारे में तो जितना कहे वो कम ही होगा, क्योंकि वो तो हीरोज भी थे। पर आपने पूछा कि मतलब अगर एक क्रिकेटर, तो इसीलिए मैंने गारफील्ड सोबर्स का नाम लिया, क्योंकि उनके जैसा कोई क्रिकेटर नहीं हुआ। और रोहन कन्हाई ने हमारी पहली सीरीज में बहुत मदद की। मतलब जिस तरह से उन्होंने गाइडेंस दी, फील्ड पर भी गाइडेंस दी, और ऑफ द फील्ड तो काफी गाइडेंस दी। जयसिम्हा तो मेरे हीरो, हमेशा के हीरो बने हैं। और विशी, उनके जैसा तो मैंने भारतीय बल्लेबाज मैंने कभी देखा नहीं, उनके जैसा कोई बल्लेबाज तो मैंने देखा नहीं है। तो इसीलिए तो वो तीनों का नाम मैंने मेरे बेटे को दिया था, रोहन जय विश्व करके नाम दिया था। पर गैरी सोबर्स के जैसा कोई क्रिकेटर अब तक मैंने कभी देखा नहीं, कभी कोई देखा नहीं। और सनी भाई, हो सकता है कि कहते हैं ना, इन हिज फॉर्म, जब आपने क्रिकेट खेली इंटरनेशनल क्रिकेट, शायद सर गैरी वॉज पास्ट हिज प्राइम। आपने वेस्ट इंडीज़ वो दौरे में थे, लेकिन शायद वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ हुई थी, जिसमें आप भी एक यंगस्टर थे, और सर गैरी सोबर्स की वो एक नॉक थी जहाँ पर डेनिस लिली वगैरह ने उनको उड़ा दिया। उसके बाद सर गैरी सोबर्स ने आकर उनकी जो पिटाई की है, क्या वो एक इम्प्रेशन था आपके जहन में ज़्यादा? नहीं, पूरी मतलब हमारी जो पहली सीरीज थी उसमें भी तो उन्होंने बहुत अप्रतिम बल्लेबाजी की थी। 3 शतक लगाए थे, एक बार 93 बनाए थे, तो उन्होंने कुछ 500 रन किए थे उस सीरीज में। पर जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, मतलब फास्ट बॉलिंग की, और जब गेंद पुरानी हो गई तो स्पिन बॉलिंग की, और कैचेस तो मेरे तो उन्होंने मुझे जीवनदान दिया। तो इसी की वजह से तो आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आपके साथ बात कर रहा हूँ। और पहली मेरी डेब्यू मैच में वो 12 पर उन्होंने एक इतनी आसान सी कैच छोड़ी मेरी। उसके बाद वाली टेस्ट, दूसरी टेस्ट मेरी दूसरी टेस्ट, और वो श्रृंखला की तीसरी टेस्ट, वहाँ पे मैं 6 पर बल्लेबाजी कर रहा था, तो वहाँ पे भी उन्होंने मेरी एक कैच छोड़ी। तो वो एक मतलब लैप्सेस के अलावा उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग की थी, बहुत अच्छे कैचेस भी पकड़े थे। और तो वो पास्ट हिज प्राइम तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस वक्त तो बिल्कुल पीक पर थे। वो एक साल था 1970 to 72, वो एकदम पीक पर थे, और उसके बाद में शायद उनकी थोड़ी सी स्लाइड शुरू हो गई। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो मेरे कप्तान थे, तो ये भी एक मेरे लिए एक अद्भुत सा अनुभव था उनके साथ
उनके साथ ड्रेसिंग रूम में टाइम बिताने का, रोहन कनाई भी थे वहाँ पे। तो बहुत ये जो मेरे लिए तो बहुत अहम टाइम था। मेरा पहला साल था इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हरफील्ड सोबल और रोहन कनाई के साथ इतना वक्त बिताने का जो मौका मिला, बस टेरिफिक मौका था। सनी भाई, दो चीज़ें अगर लोगों के साथ आप शेयर करें, क्योंकि ये वैसे आप पर्सनली आपने शेयर की। एक किस्सा वो जब उन्होंने आपका कैच छोड़ा और कैसे वो आपके पास आए थे, वो गुड लक चार्म वाली बात उन्होंने की थी। और दूसरा वो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाली पारी कि उससे पहली इनिंग में क्या हुआ था, डेनिस लिली वगैरह ने उनको किस तरह से आउट किया और काफ़ी कुछ कहा गया, उसके बाद उनकी पारी। तो ये दो किस्से अगर आप सर गैरी सोबर्स के अंदाज में लोगों को बताएं तो बड़ा मज़ा आएगा। देखिए, जब उन दिनों में क्या होता था कि जब दिन का खेल जब खत्म होता था तो दोनों टीमें साथ में मिलकर बातचीत करते थे। तो वैसा ही हुआ थी। मेरी पहली टेस्ट सेंचुरी हुई थी वहाँ पे, उन्होंने दूसरी बार मुझे लाइफ दिया था। तो शाम को जब टीमें मिली थी जॉर्ज टाउन गयाना क्लब में, तो वहाँ पे लांस गिब्स भी थे। तो लांस गिब्स मेरी थोड़ी सी खिंचाई कर रहे थे, टांग खींच रहे थे, बोल रहे थे कि आप बड़े लकी है, आपको गैरी सोबर्स ने 2 लाइफ दे दिए 2। तो मैंने बोला हाँ भाई, गैरी सोबर्स इतने अच्छी कैचिंग, पहले टेस्ट में उन्होंने इतनी अच्छी कैचिंग की थी और उसके बाद में मुझे 2 बार उन्होंने जीवन दान दिया है, तो हाँ बिल्कुल मैं ज़रूर लकी हूँ। तो उन्होंने सजेस्ट किया गैरी को कि भाई गैरी, अगले मैच में आपके इतने रन नहीं बन रहे, तो आप इनको कंधे पे टच करें तो और फिर आपका वो जो उनका लक है वो आपके साथ भी चले हो जाएगा। और अगले दिन जो मैच का आखिरी दिन था, तो गैरी हमारे ड्रेसिंग रूम में हर दिन आते थे, क्योंकि वेस्ट इंडीज के कप्तान थे। हर दिन आके हमारे जो कप्तान थे अजीत वाडेकर, उनसे बात करते थे, कैसे हो कैसे। हम सबसे मतलब आके ड्रेसिंग रूम में बोलते थे कैसा था, आप कैसी थी, आपकी शाम कैसी थी, और आप मैच खेलना है तो उसके लिए ऑल द बेस्ट भी कह के वो जाते थे। तो उस दिन उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ लगे, ओ लेट मी टच यू फॉर लक, और जाकर उन्होंने 100 मारे। तो उसके 100 मारे, और उस वक्त उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी। उसके बाद में जो दूसरी वाली टेस्ट थी, वहां पे भी आके हर दिन आके मुझे कह रहे थे गिव मी सम लक करके। तो उस अगले टेस्ट मैच पे भी उन्होंने 117 बनाए। आखिरी टेस्ट मैच में वहां पे भी उन्होंने 131 रन बनाए। अब यार मैं सोचता था कि गैरी सोबर्स क्या मुझे ये कर रहे, मुझसे थोड़ी लक दे रहे, गैरी सोबर्स जो मुझे छू रहे तो उससे मेरा लक बढ़ रहा है, ये मैं सोचता था। और मेरे लिए तो बात ये बड़ी बड़ी बात थी कि गैरी सोबर्स जैसा बंदा आके मेरे पास आके मेरे साथ बात कर रहा है। गैरी सोबर्स के बस इतने नजदीक खड़ा होना, ये मैं अपने आप को खुश नसीब समझता था कि मेरी इतनी नसीब है कि गैरी सोबर्स मेरे साथ है। पर जो भी हो, वो आखिरी दिन था। और गैरी उन दिनों में जब अगर रिजल्ट नहीं होता है 5वें टेस्ट में, अगर कंक्लूसिव रिजल्ट नहीं होता है, तो फिर वो मैच 5 दिन के बदले 6 दिन की मैच होती थी। तो इंजर्ड हुए थे वो गैरी सोबर्स, और एक दिन वो फील्ड पे नहीं आए थे। तो और जो लास्ट डे था, तो वहां पे जो ड्रेसिंग रूम था, ड्रेसिंग रूम में एक दीवार थी, दोनों ड्रेसिंग रूम की दीवार, और आवाज आती थी। तो हमारे टीम ने, अजीत वाडेकर ने सुना गैरी सोबर्स को कहते हुए कि चलो मैं जाके अजीत को मिलके आता हूं। तो जब उन्होंने ये सुना कि वो अजीत को मतलब इंडियन टीम को मिलने आ रहे, तो उन्होंने कहा तू जा, तू बाथरूम में तू जा, क्योंकि आई डोंट वांट हिम टू टच यू फॉर लक। ये बड़ा अहम दिन है हमारे लिए। अगर ये आज हमने मैच बचा दी तो हम ये श्रृंखला जीतेंगे। तो मैंने कहा अजीत कप्तान, मैं अभी ओवरनाइट नॉट आउट हूँ, मुझे तैयार होना है। इसे नहीं तैयार वगैरह होने की बात नहीं। और उन्होंने मुझे बाथरूम में लॉक कर दिया, तो इंडियन टीम की ड्रेसिंग रूम की बाथरूम में लॉक कर दिया। गैरी सोबर्स आगे उस वक्त हा करके, अजीत कैसे हो, बाकी लोग कैसे हो। फारूक ने अपने प्रसन्ना बिशन सिंह बेदी से बात किया, कैसे हो बिशन जी, क्या कैसी थी आपकी शाम, कहाँ पे खाना खाया वगैरह, बात करके वो चले।
और फिर मैं आ गया तो मैंने अजीत को कहा, यार ये आप सही मान रहे कि गैरी सोबर्स मेरे को छूने से रन बना रहे? गैरी सोबर्स ग्रेटेस्ट है भाई, और अगर उन्हें मुझे छूना है तो मैदान पर भी छू सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि ड्रेसिंग रूम में छूना है। तो चलो ठीक है। फिर हमारी टीम ने थोड़ी सी और लंबी पारी खेली और उसके बाद में कुछ वेस्ट इंडीज को कुछ 170 रन करने थे 90 मिनट में, जहां पे अगर वो होता तो वो मैच जीतते और श्रृंखला बराबरी में होती। बराबर। तो ये हुआ कि गैरी सोबर्स बैटिंग करने आए और आबिद अली बॉलिंग कर रहे थे। तो आबिद अली ने उनको पहली गेंद पर आउट किया 0 पर। और वेस्ट इंडीज टीम वो जो उनके सामने जो लक्ष्य था वो कर नहीं पा रही और मैच ड्रॉ हो गई और हम भारतीय टीम श्रृंखला जीती। शाम को अजीत वाडेकर मुझे कहते देखा, अरे मैंने बोला मुझे अगर नहीं छूने से अगर 0 रन उनके हो गए तो ये तो बस अगर आप सोचते, मैंने अजीत को कहा कि अगर इसी की वजह से वो 0 पे आउट हो गए, पर वो ग्रेट प्लेयर है, मेरे को ना छूने से कुछ नहीं होगा। अजीत बोलते मैं नहीं मानता हूँ, जो भी हुआ अच्छे के लिए। मैंने भी बोला जो भी हुआ अच्छे के लिए और ठीक है। और ये मतलब ये एक सोच थी, मैं नहीं मानता हूँ कि ये सोच ठीक थी, पर चलो ठीक है, अगर टीम का भला हो गया तो अच्छी बात है। और जो 19 उसके बाद में जो उस साल के एंड में जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम थी, तो वहां पे गैरी सोबर्स के रन नहीं बन रहे थे, तो उन पर काफी क्रिटिसिज्म हो रही थी ऑस्ट्रेलिया के प्रेस में कि वो गोल्फ ज्यादा खेल रहे, क्रिकेट नहीं खेल रहे। और पहली पारी में वो पहली बॉल को आउट हुए थे 0 पर। मैं नॉन स्ट्राइकर रैंक पे था और जब चले गए तो लंच टाइम में मैं वापस आ गया तो बड़े गुस्से में थे और उनको शॉर्ट गेंद हुई थी, बाउंसर गेंद की थी लिली, तो खेलने के मतलब ग्लव से सेकंड स्लिप में आउट हुए थे, नॉट आउट हुए थे। तो जब लिली की बारी आ गई बल्लेबाजी की तो गैरी सोबर्स के पास सेकंड न्यू बॉल थी, दूसरी न्यू बॉल थी। उन्होंने जाके पहली गेंद बाउंसर की और जाकर लिली तक पहुंचे और उनको कहा कि ये आप ही सिर्फ बाउंसर नहीं डाल सकते, हम भी बाउंसर डाल सकते हैं। तो लिली ने अगली बॉल पर बल्ला घुमाया, ऊपर गई गेंद और आउट हो गई। और सबने देखा था कि गैरी सोबर्स ने जाकर उनको कुछ कहा था, तो सब, और जब गैरी सोबर्स बल्लेबाजी करने गए तो सब यही अपेक्षा कर रहे थे कि अब लिली आकर बाउंसर करेगा, क्योंकि ये उनको भी पहली बॉल बाउंसर चलता जा रहा। पर लिली भी देखिए कितने चालाक थे, उन्होंने कुछ 1-2 ओवर कुछ बाउंसर नहीं किए। और गैरी सोबर्स का क्या होता था कि थोड़ा सा वक्त लेते थे उस वक्त की सेट होने में, पैर मतलब हिलने में। तो गैरी भी हर एक गेंद को बाउंसर की एक्सपेक्टेशन में बैकफुट पर जाकर तैयार हुए थे और लिली आगे डाल रहे थे, आगे डाल रहे थे, आगे डाल रहे थे। 3 ओवर के बाद में उन्होंने बाउंसर डाली। उस वक्त तक गैरी के पैर ठीक तरह से चल रहे थे और जिस तरह से उन्होंने कान के नीचे ठाक करके उनको मारा है मिड विकेट की तरह, गोली की तरह, जैसे रवि शास्त्री कहते हैं, वेंट लाइक अ ट्रेसर बुलेट टू मिड विकेट बाउंड्री, ट्रेसर बुलेट टू द मिड विकेट बाउंड्री। और वहां से जो शुरू हुआ ना, 200 मैं समझता हूँ 254 रन बनाए थे उन्होंने। और सर डॉन ब्रैडमैन ने कहा कि उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पारी वो थी जो देखी थी, उनमें से सबसे बढ़िया पारी, सबसे बेस्ट पारी जो थी वो गैरी सोबर्स की 250। तो ये हुआ था गैरी सोबर्स का। और जिस तरह से नहीं, और उन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी आपके बारे में, उन्होंने आपकी तारीफ भी बड़ी की है। और बड़ी अच्छी बात यह है कि आपका सनी भाई जो आपके आइडल हैं, मतलब वो शायद सबके क्रिकेट के सबसे बड़े सितारों में से एक हैं, उनकी कहानी आपने बताई। और 1983 वर्ल्ड कप जब आप लोगों ने जीता था, शायद वो वहाँ पर मौजूद थे। जी, गैरी सोबर्स मैदान पे थे क्योंकि वेस्ट इंडीज फाइनल में थी। तो सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वेस्ट इंडीज और एक बार जीतेगी, हैट्रिक बनाएगी विन की। तो वो भी ग्राउंड पे थे, मैदान पे थे। और बाद में आकर उन्होंने टीम को कंग्रेचुलेशंस भी ऑफर किया था, तो बहुत अच्छा लगा।
कि वर्ल्ड के सबसे ग्रेटेस्ट क्रिकेटर आकर हमें कांग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। सनी भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मतलब आपकी आपके आपके ये कहानी सुनकर काफ़ी लोगों को मालूम भी होगा, क्योंकि यंगर जनरेशन जो क्रिकेट देखती है शायद उनको सर गैरी सोबर्स के उस इम्पैक्ट का मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर द ग्रेट सुनील गावस्कर अपने रोल मॉडल, अपने हीरो सर गैरी सोबर्स को मानते हैं तो अंदाज़ा लगाइए उस टाइम पे वो कितने बड़े प्लेयर होंगे। स्पोर्ट्स तक के साथ रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।